Hello everyone, you are welcome in my YouTube channel Study with Concept. This is part 2 and I have uploaded part first. So आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के नियोजन के बारे में। तो हमने हड़प्पा सभ्यता का अर्थ जान लिया था एवं निर्वाह के तरीके जान लिए, कृषि प्रौद्योगिकी के विषय में जाना और अब हम एक नियोजित शहरों के बारे में जानेंगे। हमें ये कैसे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता एक नियोजित सभ्यता थी। तो हम कई विषयों के अध्ययन करने के बाद इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि हड़प्पा का जो मोहनजोदड़ो शहर था वो एक नियोजित होने का नियोजित होने का हमें लक्षण दर्शाता है। जैसे नियोजन का सबसे पहले हमें अर्थ जानना चाहिए कि नियोजन का अर्थ क्या होता है। नियोजन का अर्थ होता है किसी चीज़ के निर्माण से पहले उसकी तैयारी या ढांचा तैयार करना और उसका निर्माण कार्य प्रारंभ करना। और हम जान सकते हैं कई तथ्यों से, जिससे हमें यह पता चलता है कि मोहनजोदड़ो शहर जो था वो एक नियोजित होने का लक्षण दर्शाता था। जैसे वहाँ पर चबूतरों का प्रयोग किया गया था। जैसा कि आप जानते हो कि जो घर होते हैं आजकल चबूतरों पर ही बनाए जाते हैं और भवनों को चबूतरों पर बनाया गया था जो कि नींव का कार्य करती थी। और इन चबूतरों के निर्माण के बाद भवन निर्माण का सारा कार्य इन्हीं पर टिका होता था। तो ये एक नियोजित होने का लक्षण दर्शाते हैं। तथा जो वहाँ की हड़प्पा सभ्यता की जहाँ नालियाँ थीं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, जिससे जो घर का सारा गंदा पानी होता था वो नाली के थ्रू बाहर जाता था। और ये नालियाँ ग्रिड पद्धति पे आधारित होती थी। आगे हम नालियों के बारे में विषय में विस्तार से जानेंगे एवं हमें वहाँ के जो ईंटों का प्रयोग, जो ईंटों की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है वो एक बराबरी संख्या में पाया गया है। हड़प्पाई क्षेत्र में सभी भवनों का निर्माण एक समान की ईंटों का प्रयोग किया गया था। और इन ईंटों की जो धूप होती थी और जो भट्टी में इनको पकाकर बनाया जाता था। जो भी बस्तियों से प्राप्त हुए हैं वो एक समान ईंटें ही प्राप्त हुई हैं। तो जो नियोजित होने का हमें एक लक्षण दर्शाती हैं। तो आइए हम वहाँ की जल निकास प्रणाली, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हमें एक क्वेश्चन तो इसका CBSE से पूछा ही जाता है हर साल। तो जल निकास प्रणाली के विषय में हम जानते हैं कि वहाँ की जल निकास प्रणाली कैसी थी। तो हड़प्पा शहर की जो जल निकास प्रणाली थी वो नियोजित थी और उसकी विशेषताएं कई प्रकार की थी। जैसे यहाँ की नालियाँ जो होती थी, मैंने पहले ही बता दिया था कि ये ग्रिड पद्धति पर आधारित होती थी। और ग्रिड पद्धति किसे कहते हैं? जो दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। और यहाँ की जो सड़कें होती थी और जो नालियाँ होती थी वो साथ साथ बनाई गई थी, जिससे दोनों तरफ भवनों का निर्माण भी किया गया था। हर घर की जो एक दीवार होती थी उसका नाली से जुड़ा हुआ ना आवश्यक होता था, ताकि उससे जो घर का सारा गंदा पानी है वो बाहर जाए। और जो यहाँ की नालियाँ थीं उनकी वो ढकी हुई होती थी। और तो ये थी जल निकास प्रणाली के विषय में हमने जाना कि वहाँ की जल निकास प्रणाली कैसी थी। आगे हमें जानना है हड़प्पा सभ्यता में जो गृह स्थापत्य था वह कैसा था। तो मोहनजोदड़ो के बारे में हमने जाना कि वहाँ की जल निकास प्रणाली कैसी थी एवं मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर था। मोहनजोदड़ो में जो बस्तियाँ थी वो दो भागों में विभाजित थी, एक दुर्ग तथा निचला शहर। और जो दुर्ग था उसके अंदर दो प्रकार की संरचनाएं पाई गई हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। तो एक है माल गोदाम, दूसरी है स्नानागार। तो माल गोदाम के विषय में ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि इसके ऊपर का जो तल था वो मतलब कि गायब सा था। माल गोदाम को बेसिकली अनाज गृह के रूप में हम देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कई सारे साक्ष्य हैं ऐसे मिले हैं जो अनाज से जुड़े हुए हैं। और माल गोदाम का जो निचला तल था वो ईंटों से बना हुआ था। यदि हम बात करें स्नानागार की, तो स्नानागार बहुत ही ज़्यादा अपने आप में एक अनूठी पहेली लिए हुए इस सभ्यता का सबसे बड़ा अंग माना जाता है। तो
स्नानागार एक आयताकार संरचना होती थी, ये दुर्ग में पाई गई है। और जो ये आयताकार संरचना थी, इसके चारों ओर गलियारे होते थे और स्नानागार के तल तक जाने के लिए उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियों का निर्माण किया गया था। और जो स्नानागार में पानी को रोकने के लिए जिप्सम के गारे का प्रयोग किया गया था। और स्नानागार में जो पानी की व्यवस्था थी वो कुओं से की जाती थी, क्योंकि उनके आसपास में कुओं का निर्माण किया गया था। और एक स्नानागार तो ऐसा था जिसमें 8 स्नानागार थे। तो ये हमें एक ऐसा वो अनूठा सा दर्शन कराता है कि एक इस बृहद संरचना का प्रयोग अनुष्ठानिक कार्य के लिए भी किया जा सकता होगा। और पुरातत्व दिनों के अनुसार जो ये धार्मिक स्थल था और इसका प्रयोग सार्वजनिक रूप से धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था। तो दुर्ग के अंदर 2 संरचनाएं पाई गई हैं, माल गोदाम और स्नानागार। दोनों के विषय में मैंने आपको बताया अभी। और अब हम जानते हैं जो दूसरी जो भागों में विभाजित थी बस्तियां, दूसरा था निचला शहर। तो निचले शहर के विषय में हम जानते हैं कि निचले शहर में क्या होता था। निचले शहर में जो आम जनता होती थी वो निवास करती थी। निचले शहर में जो घर थे वो चबूतरे पे बनाए जाते थे। आंगन के चारों ओर घरों का निर्माण किया जाता था और जो घर होते थे वो आंगन पर केंद्रित होते थे। और जो ये आंगन होते थे उनका प्रयोग गर्मी और सर्दी के मौसम में किया जाता था, जैसे सूत काटने के लिए, खाना बनाने के लिए। और हड़प्पा वासी अपना ऐसा पता चलता है कि उनके घर की जो संरचनाएं थी ऐसी बनी हुई मिली हैं कि इससे ये पता चलता है कि जो सामने वाला व्यक्ति होता था वो घर में घट रही जितनी भी गतिविधियां हैं उनका सीधा अवलोकन सीधा नहीं कर सकता था। तो इससे हमें पता चलता है कि ये लोग जो थे हड़प्पा सभ्यता में अपनी निष्ठा को महत्व देते थे कहीं ना कहीं। और जो घर के दरवाजे थे वो बाहर की ओर खुलते थे। हर घर का अपना एक स्नानागार होता था। और जो स्नानागार में पानी की जो व्यवस्था है वो कुओं से की जाती थी। और कुछ घरों में क्या होता था कि 2 तल तक पाए गए सीढ़ियाँ 2 तल तक की सीढ़ियाँ भी पाई गई हैं, क्योंकि वहाँ पर जो अवशेष मिले हैं खुदाई के दौरान वो ये दर्शाते हैं कि यहाँ पर 2 ही मंजिला मकान होते होंगे। और जो कुछ आवासों में विशेष कक्ष में जो कुएं होते थे वो बनाए गए थे, जिनका प्रयोग राहगीर कर सकते थे। विद्वानों के अनुसार मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले पार्ट में हम जानेंगे अगली चीज़ें। ओके, थैंक यू।